स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज जो आप सभी के लिए टॉपिक लेके आए हैं हम क्लास 5th से क्लास 8 से चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी सीरीज जो हमारी चल रही है उससे। तो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है कारखाने। आपको पता ही है इन सब चीज़ों के बारे में कि इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है कारखाने। तो हम इसी चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमको। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि इसमें लिखा हुआ है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और द मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं हमारी, देखिए प्राइमरी तीन तरह की एक्टिविटीज़ पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाई थी। एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है, एक सेकेंडरी होती है, एक टर्शरी होती है। प्राइमरी एक्टिविटी वो होती हैं जहाँ पर उगाया जाता है और सेकेंडरी एक्टिविटी वो होती हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जितनी भी होगी वो सारी किस में आ गई, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ गई। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि रॉ कच्चे माल से किसी एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट को बनाना, क्या किस में काम वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। एज यू हैव सीन पल्प वाज चेंज्ड इनटू पेपर। जैसा कि आपने देखा था कि जो पल्प होता है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, पेपर में चेंज कर देते हैं, और पेपर को नोटबुक में चेंज कर देते हैं। दिस रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये क्या करता है, ये टू स्टेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दो स्टेज को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो द पेपर मेड फ्रॉम द पल्प एंड द क्लोथ मेड फ्रॉम द कॉटन हैव वैल्यूज एडेड टू देम। अब पेपर जो कि बना हुआ पल्प से और क्लोथ जो कि कपड़े से बना हुआ, इन सब की अलग अलग वैल्यूज़ हैं और ये दोनों के दोनों कहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आते हैं। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इज़ मेड फ्रॉम। ठीक है, इस वजह से इससे क्या पता लगता है हमको कि जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू द रॉ, मतलब कच्चे माल से ज़्यादा वैल्यू होती है जो कि उससे बन जाता है माल उसकी। इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस्ट्री देखिए, इंडस्ट्री refers to the economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals, or the provisions of the services. Thus, we have iron and the steel industries, goods, coal mining industries, extraction of the coal, tourism industries, service providers. तो इस तरीके की हमारे पास प्रोवाइड इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्रीज़ क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंडस्ट्री जो कि क्या कर, दैट इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन होता है किसका, गुड्स का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स भी होता है उसमें। तो दस वी हैव आयरन एंड स्टील, इसीलिए हमारे पास क्या है, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं। कोल माइनिंग इंडस्ट्री, इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल होता है। और टूरिज्म इंडस्ट्री होती है जो कि सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्रीज है। अब इन इंडस्ट्रीज़ की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं हमारी क्लासिफाई की जाती हैं रॉ मटेरियल के ऊपर, साइज़ के और ओनरशिप के ऊपर। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। रॉ मटेरियल के बेस पे अगर हम देखें, कच्चे माल के हिसाब से देखें तो क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज़। इंडस्ट्रीज अगर रॉ मटेरियल के हिसाब से हम देखें तो चार तरीके की हो सकती हैं। एक एग्रो बेस्ड हो सकती है, एक मिनरल बेस्ड हो सकती है, एक मरीन बेस्ड हो सकती है और एक फॉरेस्ट बेस्ड हो सकती है। एग्रो बेस्ड कौन सी होती हैं, एग्रो बेस्ड मतलब जिसमें कि प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे एग्जांपल आपके हो गया वेजिटेबल ऑयल हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गई, कॉटन टेक्सटाइल्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, लेदर हो गए, इंडस्ट्रीज़ ये होती हैं। ये जो सारे क्या होते हैं, एग्रो बेस्ड होती हैं। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं आर प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ दैट यूज़ मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल। ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिसमें प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो होती है जो कि मिनरल्स का प्रयोग करती है, मिनरल ओर का अपना कच्चा माल बनाने के लिए। प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज़। अब ये जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट होते हैं ये बाकी की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फीड करते हैं। जैसे एग्जांपल आयरन मेड फ्रॉम द आयरन और इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आयरन जो बनता है आयरन ओर से वो क्या है, एक एग्जांपल है किसका, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का। तो दिस इज़, अब ये जो रॉ मटेरियल जो हमारा आयरन बना, अब ये जाएगा बाकी कंपनीज़ में, बाकी इंडस्ट्रीज़ में, तो वो जाकर वहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनाएंगे।
फिर आता है हमारा मेरीन वेस्ट इंडस्ट्रीज। मेरीन वेस्ट इंडस्ट्रीज वो वाली होती है जैसे सी और ओशियन में जो रॉ मटेरियल मिलता है हमको, वो मेरीन वेस्ट हो गई। तो मेरीन, वैसे जो भी सी और ओशियन में मिलेगा वो सारा मेरीन वेस्ट इंडस्ट्रीज हो गई। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो फिश ऑयल हो गया हमारा, और फिश ऑयल हो गया। फिश ऑयल आर सम एग्जांपल्स। इंडस्ट्रीज प्रोसेस्ड सी फूड्स, और सी फूड होता है हमारा जैसे फिश वगैरह हो गया, और फिश ऑयल जो होता है, ये सब इसमें मेरीन बेस्ड में। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं कुछ। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल हमारा फॉरेस्ट से मिलेगा। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, हमारा पेपर हो गया, पल्प हो गया, और फार्मास्यूटिकल्स हो गए, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग्स हो गई। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, फॉरेस्ट से हमको फर्नीचर मिलेगा। फर्नीचर मतलब फॉरेस्ट से हमको फर्नीचर के लिए क्या मिलेगी, लकड़ियाँ मिल जाएंगी। बिल्डिंग्स के लिए हमें लकड़ियाँ चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें, ये तो हमारा हो गया किसके बेस पे था, ये हमारा हो गया था रॉ मटेरियल। अब साइज़ के बेस पे अगर हम देखें तो साइज़ के बेस पे हमारे पास दो तरीके की होती हैं। एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल, तो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर द टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज जैसे हो गई हमारी, और हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो घर के अंदर हम अचार वचार का जो अचार वगैरह बनाने का जो काम करते हैं हम, तो ये सारी की सारी किस में आ गई, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आपका टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विद प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिसन। बास्केट वीविंग, पॉटरी, अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर स्मॉल एग्जांपल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यूज़, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, बहुत कम कैपिटल का यूज़ और टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत कम करती हैं। किसके कंपैरिजन में, लार्ज इंडस्ट्रीज़ के। अब देखो, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड टेक्नोलॉजी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं हमारी, उसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। जैसे अब एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं हमारी, जितनी भी सिल्क वीविंग की हो गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो हो गई, ये सारी की सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। एग्जांपल के लिए प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, अब ये जो गाड़ियाँ बनाने का हो गया, और हैवी मशीन बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारी की सारी किस में होती हैं, ये हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। हमने देखिए, हमने पढ़ा रॉ मटेरियल के बेस पे पढ़ लिया, हमने साइज़ के बेस पे पढ़ लिया। अब हम ऑनरशिप के बेस पे अगर देखें तो ऑनरशिप के बेस में क्या होता है, कुछ होती हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, और होती हैं जॉइंट्स इंडस्ट्रीज़, और कुछ होती है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़। देखिए, प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये क्या है कि एक पर्टिकुलर कोई एक इंसान चलाएगा इन इंडस्ट्रीज़ को, या फिर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कोई कमेटी चलाएगी इसको, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं हमारी, जो वो क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है, और गवर्नमेंट उनको ऑपरेट करती है। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है हमारी देश की कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हाल हम बोलते हैं। एंड द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL। तो ये जो स्टील इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडस्ट्री, ये जो है, ये सारी की सारी हमारी क्या हैं, ये पब्लिक इंडस्ट्रीज़ हैं। गवर्नमेंट जो कि हमारी, जो गवर्नमेंट की ओनरशिप है उस पर। फिर आती हैं जॉइंट इंडस्ट्रीज। जॉइंट इंडस्ट्रीज़ ये होती हैं आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें जॉइंट में क्या होता है कि दो ओनर होते हैं, या तो स्टेट और कोई और इंसान भी होगा, या फिर कोई और भी होगा। तो इसमें ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल, स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के साथ मिल करके बनाई चला जाती हैं, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, मारुति उद्योग लिमिटेड जो है, ये हमारा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल है। कोऑपरेटिव अगर सेक्टर की अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव सेक्टर वो होता है जिसमें इसमें जो ओनरशिप होती है वो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स। कोऑपरेटिव वाले में क्या होता है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो सप्लायर हैं उनके द्वारा रॉ मटेरियल, जो सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल को, उनके द्वारा
कॉपरेट करके की जाती है, तो दोनों की ओनरशिप होती है इसमें। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी, ये सारे के सारे कॉपरेटिव सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। फिर अगर हम बात करें, आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखते हैं कि हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्री की लोकेशन को फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें आपको ज़्यादा पूरा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि जो भी फैक्टर्स होंगे लोकेशन के लिए, देखिए जहाँ भी फैक्ट्री होगी वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, लैंड अच्छा होना चाहिए, पावर अच्छी होनी चाहिए। देखिए ट्रांसपोर्टेशन, लैंड, पावर ठीक ठाक होनी चाहिए, रॉ मटेरियल आराम से मिल जाना चाहिए, और लेबर भी आसानी से मिल जानी चाहिए, कैपिटल भी आपका अच्छे से हो, और मार्केट भी आपकी वहाँ पे मिल जानी चाहिए। तो आप वहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स वहाँ पे अफेक्ट करते हैं। देखिए अगर ट्रांसपोर्ट सही नहीं होगा तो खर्चा ज़्यादा आएगा ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो फैक्ट्री ज़्यादा नहीं चल पाएगी। लैंड चाहिए वहाँ पर ना, ज़मीन भी चाहिए जहाँ भी सेटअप करना चाहते हैं आप, पावर बिजली भी चाहिए, मार्केट भी चाहिए वहाँ पर, मार्केट नहीं होगी तो भी गड़बड़ है। मतलब इनमें से कोई सा भी फैक्टर अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ तो फिर गड़बड़ी ज़्यादा हो जाती है। आगे अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या होता है, इनपुट होता है, पहले तो आप इनपुट कोई कच्चे माल को लेके आएंगे, फिर उसमें लगाएंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, तब जाकर आपको आउटपुट मिलेगा इंडस्ट्रियल सिस्टम में। द इनपुट्स आर रॉ मटेरियल, यहाँ पे इनपुट क्या होता है, रॉ मटेरियल, और लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इनपुट यहाँ पर क्या है, रॉ मटेरियल है, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड है, ट्रांसपोर्ट, पावर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सारा इनपुट है। फिर प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस में क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि कन्वर्जन होता है रॉ मटेरियल का, किसमें, फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, द आउटपुट आर एंड प्रोडक्ट ऑफ द इनकम अर्नड फ्रॉम इट, जो आउटपुट होते हैं हमारे आउटपुट्स वो एंड प्रोडक्ट होते हैं, एंड इनकम अर्नड फ्रॉम इट। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज द इनपुट्स में बी कॉटन, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में देखें तो जो इनपुट होता है वो क्या होता है, कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। द प्रोसेस इंक्लूड गिनिंग, स्पिनिंग, जो प्रोसेस होते हैं इसमें होती है प्रोसेस जो होती है हमारी, वो होती है गिनिंग हो गई, स्पिनिंग हो गई, वीविंग हो गई, डाइंग हो गई, प्रिंटिंग हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें किसमें आ गई, हमारी प्रोसेस में आ गई। जैसे आउटपुट अब क्या होगा, आउटपुट आपकी शर्ट होगी, जो कि शर्ट बन के आएगी वो आपका आउटपुट हो गया। फिर इंडस्ट्रियल रीजन की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रीजन ये आपको कहाँ मिलेगा, इंडस्ट्रियल रीजन देखिए मेजर इंडस्ट्रियल रीजन की अगर हम बात करें तो आपका ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा आपको मिलेंगी तो वो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हो गया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप हो गया, ईस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न एशिया है। और मेजर इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज़, जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन होंगे वो आपको ज़्यादातर टेम्परेट एरियाज़ में मिलेंगे, नियर द सी पोर्ट एंड स्पेशली नियर द कोल फील्ड, और स्पेशली आपको मिलेंगे तो कोल फील्ड के पास में आपको मिलेंगे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होंगी। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी, देखिए मुंबई में, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन्स, और हुगली रीजन हो गया, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, और ये गंटूर, ये विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट जो हो गई आपकी, और इधर ये गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ वाली जो रीजन है यहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी। कोल्लम, थिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, ये यहाँ पर आपको मिलेगा। और आपका ये एक केस दे रखा है जिसमें कि 3 दिसंबर भोपाल केस दे रखा है इसमें। तो भोपाल केस में क्या हुआ था, वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ द ऑल टाइम अकर्ड इन द भोपाल ऑन 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1994 को क्या हुआ था कि रात को करीब 12:30 बजे टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि हाईली पॉइजनस गैस थी, एक मिथाइल साइनेट जो थी MIC, वो क्या हो गया था गैस अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन साइनाइड, और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में क्या हो गया था, वो रिएक्शन करने के बाद में लीक हो गई थी पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज़ की। ठीक,
तो इससे करीब ऑफिशियल डेथ, अगर हम ऑफिशियल डेथ की बात करें तो 3,598 लोग उस टाइम पे 1989 में यहाँ तक डेथ टोल अपना पहुँच गया था कि इतने लोग तक मर चुके थे, वहाँ पे मर गए थे। 1000 हु स्टिल, इसमें से अभी बहुत से ऐसे हैं जो अभी भी इन सब चीज़ों से, ब्लाइंडनेस वगैरह, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम से और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर से अभी भी पीड़ित हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं। ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के बारे में आपको दे रखा है। देन अब राइज रिस्क ऑफ रिडक्शन मेजर्स जो आपका है, तो रिस्क रिडक्शन मेजर्स ये आप पढ़ लेना। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़। अब डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें हम मेजर इंडस्ट्रीज़ का, तो क्या होता है कि द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज़ आर दी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दुनिया की अगर आप इंडस्ट्रीज़ की, मेजर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो गई आपकी। आयरन और स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हैं ये ओल्डर इंडस्ट्रीज़, वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी थोड़ी सी नई इंडस्ट्री है। आयरन स्टील इंडस्ट्री जो हमकी बहुत पुरानी है, लेकिन अभी अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये एक अभी नई इमर्जी उभरती हुई इंडस्ट्री निकल के वापस सामने आई है। द कंट्रीज़ इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड। अब जो कंट्री जहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है वो है आपकी जर्मनी, यूएसए का, चाइना, जापान, रशिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, इसका कंसंट्रेशन इंडिया में बहुत है, हांगकांग में है, साउथ कोरिया में, जापान, ताइवान में हो गया। अब मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मेजर हब्स हैं वो हमारे सिलिकन वैली हो गई सेंट्रल कैलिफोर्निया में, सिलिकन वैली जो कि सेंट्रल कैलिफोर्निया में है। बेंगलोर रीजन जो है हमारा, इंडिया का बेंगलोर रीजन जो है ये यहाँ पर है। अब हम ज़रा पढ़ लेते हैं इनका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं हम। अगर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात करें अगर हम, तो लाइक अदर इंडस्ट्रीज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टू कंप्राइजेस वेरियस इनपुट्स प्रोसेसेस एंड द आउटपुट। सारी इंडस्ट्रीज़ की तरह सेम इसमें आयरन इंडस्ट्रीज़ और स्टील इंडस्ट्रीज़ में भी चीज़ें इनपुट होती हैं, प्रोसेस होती हैं, आउटपुट निकल के आता है। दिस इज़ द फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज़। इस इंडस्ट्री को हम फीडर इंडस्ट्रीज भी कहते हैं क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो बाकी की सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। अब द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल सच एज आयरन ओर। इसका जो इनपुट होता है, इसका इनपुट में रॉ मटेरियल में अगर हम देखें तो आयरन ओर चाहिए, कोल चाहिए और लाइमस्टोन चाहिए, अलॉन्ग विद लेबर, कैपिटल, साइट एंड द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें इसकी इनपुट में आ गई। अब प्रोसेस की अगर बात करें तो प्रोसेस में क्या होता है, आयरन ओर जो होता है वो कन्वर्ट किया जाता है स्टील में इन मैनी स्टेजेस। स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस, इसमें कि बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। अब रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस। जो रॉ मटेरियल जो होता है उसको ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, जो जिसके अंदर वो स्मेल्टिंग होता है, उसके ब्लास्ट फर्नेस में डाल करके इट इज़ देन रिफाइंड। उसके बाद उसको रिफाइन किया जाता है। द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील। उसके बाद आउटपुट हमको मिल जाता है क्या, स्टील, जो कि यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज, बाकी की इंडस्ट्रीज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है। अब स्मेल्टिंग, इसमें एक शब्द आया था आपका, इसमें एक शब्द आया है आपका स्मेल्टिंग। देखिए आप, ये देखिए स्मेल्टिंग आया हुआ है इसमें एक शब्द। अगर हम स्मेल्टिंग की बात करें तो स्मेल्टिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि मेटल जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फ्रॉम देयर ओर्स, उनके खुद के ओर्स से। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड में जो होता है उनका, मेल्टिंग पॉइंट से भी ऊपर उसको हीट किया जाता है, तब फिर उसके बाद वहाँ से क्या कहता है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये होता है हमारा स्मेल्टिंग का प्रोसेस। ठीक है, अब हम ज़रा आगे देखते हैं। स्टील इज़ अ टफ एंड इट कैन ईजीली बी शेप्ड। स्टील जो होता है वो बहुत ही टफ होता है और इसको हम आसानी से शेप, कट या मेड इनटू, इट कैन ईजीली बी कट, मेड, इसको हम आसानी से काट सकते। स्टील जो होता है हमारा टफ तो होता है लेकिन इसको आसानी से हम काट सकते हैं और इसको किसी भी शेप में हम इसको डाल सकते हैं।
इसको इससे हम तार बना सकते हैं। स्पेशल एलॉयज कैन बी यूज टू मेड एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल सच एस एल्यूमिनियम। कुछ एलॉयज का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि बाकी के कुछ बना सकते हैं स्पेशल, जैसे कि एलॉयज बना सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, इन सब चीज़ों को। अब एलॉय गिव्स स्टील अनयूजुअल हार्डनेस। जो एलॉय होता है, एलॉय इसलिए बनाते हैं ताकि क्योंकि ये अनयूजुअल हार्डनेस पकड़ा था, टफनेस, एबिलिटी टू रजिस्ट और रस्ट। अब जब एलॉय बन जाता है तो क्या होता है, उसमें थोड़ी सी कठोरता आ जाती है, टफनेस आ जाती है, और इसके अंदर क्या है कि ये इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये फिर गले ना, इसमें जंग ना लगे। स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील को हम बहुत बार कहा जाता है कि स्टील जो है हमारा मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन है। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ आइदर मेड ऑफ आयरन। जितनी भी चीज़ें हम ज़्यादातर देखें तो वो या तो आयरन से बनी होंगी या स्टील से बनी होंगी। विद द टूल्स, जो यहाँ तक कि टूल से लेकर मशीनरी तक सारी की सारी चीज़ें आपकी स्टील या आयरन से बनी होती हैं। एग्जाम्पल में आप शिप देख ली, ट्रेन देख लो, ट्रक देख लो, ऑटोज देख लो, सारे के सारे किसमें स्टील से बने होते हैं। इवन द सेफ्टी पिन, यहाँ तक कि सेफ्टी पिन जो होती है हमारी, वो भी स्टील से बनी होती है। ऑयल वेल्स जो होते हैं, ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी। ऑयल वेल्स जो होते हैं वहाँ भी स्टील मशीनरी का प्रयोग होता है। स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल। स्टील पाइपलाइन जो होती हैं वो ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती हैं। मिनरल्स आर माइंड। मिनरल जो होते हैं उनको माइन किया जाता है, तब भी स्टील इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। फार्म मशीन्स में भी स्टील का प्रयोग किया जाता है। लार्ज बिल्डिंग में भी स्टील का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम बात करें आपका बिफोर 1800 AD, अगर 1800 AD से पहले की बात करें तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजीली अवेलेबल। 1800 से पहले अगर हम देखें तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री हमें वहीं मिलती थी जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, पावर सप्लाई आसानी से मिल जाए, और रनिंग वाटर आपको मिल जाए, चलता हुआ बहता हुआ पानी मिल जाए। तो वहीं पर ज़्यादातर स्टील, ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी, ये सेटअप की जाती थी। लेकिन बाद में आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वाज नियर कोल। बाद में देखा तो ये जो कोल फील्ड थे उनके पास में आपको, और क्लोज टू द कैनल्स एंड रेलवेज, और जो रेलवेज के पास में और कोल फील्ड के पास में आपको ये मिलने लग गई। फिर उसके बाद 1950 में अगर हम देखें तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज बिगन टू बी लोकेटेड ऑन द लार्ज एरियाज ऑफ द फ्लैट लैंड। 1950 में अगर देखें तो हम फ्लैट एरियाज, प्लेन एरियाज में भी आ गई ये इंडस्ट्रीज। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। अब इस यहाँ पर ये इसलिए आ गई क्योंकि अब हमें स्टील इंडस्ट्रीज़ का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, और आयरन ओर को भी इसमें। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज। स्टील का जो काम था वो बहुत ही बड़ा हो गया था, और आयरन ओर जो हैं वो इम्पोर्ट किए जाते थे ओवरसीज से। ठीक, देन उसके बाद अगर इंडिया में अगर हम बात करें तो इन इंडिया आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्रीज हैड डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया ने बहुत ही एडवांटेज लिया है, जैसे आपका इंडिया में रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, चीप लेबर मिल जाती है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट आपको आसानी से मिल जाता है। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एस द भिलाई। जितने भी आपके स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, जैसे कि भिलाई का हो गया, दुर्गापुर, बनपुर, जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो, ये सारे के सारे कहाँ पर सिचुएट कीजिए, ये सारे के सारे रीजन दैट स्प्रेड ओवर द 4 स्टेट। ये सारे के सारे 4 स्टेट में मिलेंगे आपको। या तो ये देखिए, या तो आपको वेस्टर्न बंगाल में मिलेगा, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, भद्रवती एंड विजयनगर इन द कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु, ये सारी के सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा जमशेदपुर की। तो 1947 से पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री, जिसका नाम था 1947 में ये आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को, बिफोर 1947 देर वाज ओनली वन। 1947 से पहले सिर्फ एक ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम टिस्को बोलते हैं। इट वाज प्राइमरली ओन्ड, ये क्या थी, ये प्राइवेटली ओन्ड थी। ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्री थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था, गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेटअप सेवरल आयरन एंड द स्टील प्लांट।
उसके बाद जैसे इंडिपेंडेंस के बाद में देखा गया कि गवर्नमेंट ने भी खुद अपनी कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप की, स्टील प्लांट। टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907। जो टिस्को था हमारा, ये जो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये 1907 में टिस्को को एट साकी, जो साखी पे आपको स्टार्ट किया गया था, नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुबर्णरेखा एंड खारकई इन झारखंड। ये कहाँ पर, रिवर जो आपकी सुबर्णरेखा है वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था, और खारखई जो कि है झारखंड में। लेटर ऑन सांची वाज रिनेम्ड एज जमशेदपुर। बाद में ये जो सांची जो था ये जमशेदपुर के नाम से रिनेम किया गया। जोग्राफिकली अगर हम देखें तो जमशेदपुर जो है मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन और स्टील इंडस्ट्री इन द कंट्री। पूरी कंट्री में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कन्वीनियंटली सिचुएटेड जगह है, बहुत ही लाभदायक जगह है जमशेदपुर जो है स्टील, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए। देन अगर हम बात करें, साकी वाज चोजन टू बी सेटअप फॉर द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन्स। अब देखिए ये जो जगह थी ये इसलिए सेलेक्ट की गई क्योंकि इसका क्या था कि जो कालीमती स्टेशन और बंगाल नागपुर रेलवे लाइन थी वो सिर्फ 32 किलोमीटर अवे थी, वाज ओनली 32 किलोमीटर। इट वाज क्लोज टू द आयरन और कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट्स एज वेल एज कोलकाता। अब ये जो था, ये जो जगह थी ये क्या बोलते हैं, आयरन और कोल और मैग्नीज डिपॉजिट जो है कोलकाता के, उसके भी पास में पड़ता था। देन टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम द झारिया कोल फील्ड। जो टिस्को था उसको, टिस्को जो इंडस्ट्री है उसको आप जो कोल है वो आराम से मिल जाता है झारिया कोल फील्ड से। आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज फ्रॉम ओडिशा, ये सारी चीज़ें ओडिशा से मिल जाती हैं और छत्तीसगढ़ से। और कारखई और सुबर्णरेखा रिवर जो हैं वो सफिशिएंटली वाटर प्रोवाइड कर देती हैं। तो ये बहुत ही फैक्टर अच्छे थे जिसकी वजह से ये टिक पाया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आपका, इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को। अब टिस्को के बाद बहुत से अलग इंडस्ट्रीज जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज, लोकोमोटिव पार्ट्स की इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की इंडस्ट्रीज, मशीनरी की इंडस्ट्रीज, टिन प्लेट की इंडस्ट्रीज, केबल और वायर की इंडस्ट्री, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज फिर सेटअप होने लग गई। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर टू द रैपिड इंडस्ट्रियल। अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री की वजह से क्या हो गया, तो बाकी की जो इंडस्ट्री थी उनके लिए भी आसानी से दरवाजे खुल गए थे और वो भी अपना अच्छे से कर सकती थी हिसाब किताब। देन उसके बाद अगर हम बात करें, द इंडियन आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील प्लांट। अब बड़े और छोटे स्टील प्लांट भी होने लगे। देन हम बात करें पिट्सबर्ग की, अगर बात करें तो देखिए पिट्सबर्ग, इट इज़ द इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है पिट्सबर्ग, जहाँ पर जो आपकी स्टील इंडस्ट्री है। तो स्टील इंडस्ट्री ऑफ पिट्सबर्ग इंजॉयज लोकेशनल एडवांटेज। वो भी जैसे हमारी टिस्को इंजॉय करती है लोकेशनल एडवांटेज को, वो भी वहाँ पर जो पिट्सबर्ग की इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, वो भी लोकेशनल एडवांटेज को एंजॉय करती है। जैसे एग्जांपल रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो रॉ मटेरियल सच कोल इज़ अवेलेबल लोकली वाइल द आयरन ओर कम फ्रॉम द आयरन माइंस एट द मिनेसोटा अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम द पिट्सबर्ग। कोल जो है उसका, कोल की अगर बात करें, रॉ मटेरियल सच एस कोल जो है आपका वो आसानी से लोकल में मिल जाता है, लेकिन आयरन ओर जो है वो उसका मिलता है, उसको मिलता है 1500 किलोमीटर दूरी पर एक पिट्सबर्ग में, मिनेसोटा नाम की जगह है, वहाँ से वो उसके लिए आयरन ओर आता है। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट्स फॉर द शिपिंग और चीपली। इतनी दूरी होने के बाद भी वो जो उसका रूट है आयरन ओर का, वो बहुत ही बेस्ट माना जाता है। द फेमस ग्रेट लेक वाटरवेज, जो फेमस ग्रेट लेक वाटरवेज जो है, ट्रेन कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक टू द पिट्सबर्ग एरिया। जो ट्रेन है ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग की जो एरिया वहाँ तक लेके जाती है अपना जो भी सामान है। द ओहियो एंड द मोनोगहेला
जो ओहियो और मोनोगहेला नाम की जगह हैं, वहाँ पर एलिगेनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। वहाँ पर एलिगेनी जो रिवर है वो पानी की सप्लाई भी अच्छे से देती है। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग। आज की तारीख में देखा जाए तो आज पिट्सबर्ग में बहुत ही कम स्टील मिल्स हैं। दे आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ मोनोगहेला। अब वो सारी की सारी मोनोगहेला और एलिगेनी रिवर अबव पिट्सबर्ग एंड अलॉन्ग द ओहियो रिवर बिलो इट। फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर। अब जो फिनिश्ड स्टील जो होता है हमारा, जो बन जाता है स्टील, उसको वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के मार्केट में होता है या तो लैंड के द्वारा या फिर वाटर रूट के द्वारा। देन द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैन्युफैक्ट्रीज हैं वहाँ भी, जैसे रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी और रेल्स, ये सारी सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ भी हैं। देन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हमारी आ गई अब ये, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वीविंग क्लोथ फ्रॉम यार्न इज़ एन एंशिएंट आर्ट, ठीक है। यार्न से क्लोथ को बनाना ये हमारी बहुत पुरानी आर्ट है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। कभी कॉटन का प्रयोग, कभी वुल का प्रयोग, कभी सिल्क का प्रयोग, कभी जूट का प्रयोग, ये सारी की सारी चीज़ें से हम क्लोथ बनाते चले आए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन देम। अब इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। फाइबर्स आर रॉ मटेरियल ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फाइबर कैन बी नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वूल, सिल्क। अब फाइबर जो होता है वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, अभी फाइबर दो तरह का होता है, एक मैन मेड, एक नेचुरल। नेचुरल फाइबर में अगर हम देखें तो वूल हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, लाइनन हो गया, जूट हो गया, ये सारे होगा। और मैन मेड में अगर हम देखें तो नाइलॉन हो गया आपका, पॉलिस्टर हो गया, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड रेयन हो गया आपका। देन उसके बाद कॉटन इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो कॉटन इंडस्ट्री जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट हैं। टिल द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के तक जब कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग, जो कॉटन क्लॉथ था वो हैंड स्पिनिंग टेक्निक से और लूम से उस टाइम पे कपड़े बनते थे। अगर 18वीं सदी की बात करें तो इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। 18वीं सदी में जब पावर लूम्स आई तो उनसे क्या हुआ कि इसका डेवलपमेंट अच्छे खासा हुआ। तो फर्स्ट इन द ब्रिटेन एंड लेटर इन द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ, देन उसके बाद पूरे विश्व में हुआ धीरे धीरे। आज इंडिया, चाइना और जापान और यूएसए, आज टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल के आज इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए जो हैं ये इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं आज कॉटन टेक्सटाइल्स के। इंडिया हैज़ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग द एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया जो है एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स बनाता है। बिफोर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से पहले इंडियंस हैड स्पन एंड हैंड वूवन क्लॉथ ऑलरेडी एंड हैड अ वाइड मार्केट। और इनकी खुद की एक, अंग्रेजों के आने से पहले भी हमारा ये जो कपड़े बनाने का जो कॉटन टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ही अच्छी थी। और द मुस्लिम ऑफ ढाका का मुस्लिम और चिंसेस ऑफ मसूलीपट्टनम एंड कैलिकोस ऑफ कैलिकट एंड गोल्ड रोड कॉटन ऑफ द बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड। देखिए पूरे विश्व में ये 4-5 जगह के जो कॉटन था बहुत माना जाता है। जैसे ढाका का जो मुस्लिम था, ढाका का मुस्लिम नाम का कॉटन, और चिंसेस जो मसूलीपट्टनम का है, और कैलिकोस कैलिकट का, और गोल्ड रोड जो है ये गोल्ड रोड कॉटन जो है बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा, ये जो है वर्ल्ड वाइड माना इसकी क्वालिटी को जाना जाता है। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव। लेकिन हैंड वूवन जब हाथ से बन रहा है तो ये बहुत महंगा पड़ता था और इसको टाइम कंज्यूमिंग, मतलब बनाने में भी बहुत टाइम लगता था। तो हैंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कुड नॉट फेस द कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट। अब इसको टाइम भी लग रहा था, पैसा भी ज़्यादा लग रहा था, इससे क्या हुआ कि ये कंपेयर नहीं कर, ये जो है कंपटीशन इसका नहीं हो पाया किससे, वेस्ट की जो पावर लूम्स की इंडस्ट्रीज़ थी उनके साथ में। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये ठप होने लग गई ये वाली इधर की इंडस्ट्रीज़। व्हेन
which produce cheap and the good quality fabrics through the mechanized industries. The first successful mechanized textile mill was established in Mumbai in 1854. इंडिया के अंदर में पहली जो सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल जो थी वो इस्टेब्लिश की गई कब? 1854 में, 1854 में अगर हम देखें तो 1854 में अब इसको सेटअप किया गया था। वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट अ पोर्ट ऑफ इम्पोर्टिंग मशीनरी। वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट जो था, अ पोर्ट ऑफ इम्पोर्टिंग मशीनरी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल्ड लेबर रिजल्टेड इन द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द। देखिए वहाँ का क्लाइमेट अच्छा था, थोड़ा नमी वाला भी था, और इम्पोर्टिंग इंडस्ट्री मशीनरी जो थी, पोर्ट भी था जहाँ पर मशीनरी को इम्पोर्ट किया जा सकता था। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा था, स्किल्ड लेबर भी मिल रही थी। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर रैपिड एक्सपेंशन हो गया इस इंडस्ट्रीज़ का, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया इस इंडस्ट्रीज़ का। देन इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये महाराष्ट्र और गुजरात में ही आपकी फ्लोरिश हुई। बाकी बाद में देखा जाए तो ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियल, लेकिन हम जानते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है, क्योंकि इसको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। अब ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली भी किया जा सकता है। तो रॉ कॉटन इज़ अ प्योर एंड द नॉट वेट लूजिंग रॉ मटीरियल, सो दिस इंडस्ट्रीज हैज़ स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। अब अदर पार्ट ऑफ द इंडिया में कुछ जगह हैं जैसे कोयम्बटूर है, कानपुर है, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, ये सारी जगह वे हैं जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ फैलने लग गई। देन उसके बाद अहमदाबाद की अगर हम बात कर लेते हैं तो अहमदाबाद इज़ लोकेटेड इन द गुजरात ऑन द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती। पहली जो यहाँ पर इंडस्ट्री जो सेटअप की गई थी, द फर्स्ट मिल, जो पहली मिल जो सेटअप की गई थी वो 1859 में की गई थी। देन इट सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत ही जल्द पूरे इंडिया की दूसरे नंबर की बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में उभर के आई। उसके बाद मुंबई। अहमदाबाद देयरफॉर ऑफन रेफर्ड एज, अहमदाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी रेफर करते हैं। फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। कुछ फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स जो हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के, जो अहमदाबाद की वो डेवलपमेंट, फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल। कुछ लोकेशनल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो यहाँ भी काम आए जो अहमदाबाद की इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद जो है आपका कॉटन ग्रोइंग एरिया एक तो है, तो कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा। दिस इंश्योर्स ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। द क्लाइमेट इज़ आइडियल फॉर द स्पिनिंग एंड वीविंग। जो क्लाइमेट है यहाँ का बहुत ही अच्छा है स्पिनिंग और वीविंग के लिए। और फ्लैट टेरेन भी मिल जाता है आपको। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ सूटेबल, अब आसानी से लैंड भी मिल जाता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब गुजरात और महाराष्ट्र का जो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है वो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर का, तो वहाँ पर आपको मिल जाता है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। वेल डेवलप्ड रोड्स एंड रेलवेज नेटवर्क परमिट्स ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मार्केट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दस प्रोवाइडिंग ईजी एक्सेस टू द मार्केट। अब वेल डेवलप्ड रोड और रेलवे भी मिल जाता है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो टेक्सटाइल्स का है वो आसानी से होता है। देन मुंबई पोर्ट नियर बाय फैसिलिटेट्स इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। अब मुंबई पोर्ट जो यहाँ पे आसानी से, जो मुंबई पोर्ट है वो उसकी वजह से क्या होता है कि आसानी से मशीनरी को इम्पोर्ट किया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है कॉटन को, तो ये फैक्टर भी इसके लिए काम आए। बट अगर हम रिसेंट ईयर में देखें तो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम। अगर रिसेंट में देखें तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं, जैसे कि सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन, कुछ बंद हो गई हैं। दिस इज़ प्राइमरी ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन। अब ये बंद इसलिए हुई हैं क्योंकि एक तो नए जो सेंटर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के जो हैं वो इस्टेब्लिश होने लग गए हैं, तो उनकी वजह से कुछ डिमांड की दिक्कत है। देन और कुछ ऐसा भी है कि जिनकी मशीन जो है वो भी अपग्रेड नहीं हो रही हैं। अब मशीन भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाने की ज़रूरत है अहमदाबाद में। देन अगर हम बात करें ओसाका की तरफ बात कर लेते हैं अब हम,
तो ओसाका की जो इंडस्ट्रीज़ है इसको हम मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से कहते हैं। ओसाका जो है वो जापान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू द सेवरल कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जैसे द एक्सटेंशन प्लेन्स एंड द ओसाका इंश्योर्ड दैट द एक्सटेंसिव प्लेन ऑफ ओसाका इंश्योर्ड दैट द लैंड वाज इजीली अवेलेबल। तो प्लेन्स की एक्सटेंशन जो ओसाका के वो लैंड आसानी से मिल जाता है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ पर भी स्पिनिंग और वीविंग के लिए। और रिवर योडो जो है वो सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड करती है और लेबर इजीली आसानी से मिल जाती है। पोर्ट जो हैं, जो वहाँ के इम्पोर्टेंट ड्रॉ पोर्ट, जो लोकेशन ऑफ द पोर्ट फैसिलिटेट्स द रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट के लिए वहाँ पे जो पोर्ट है वो भी काम आता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ ओसाका डिपेंड कम्प्लीटली अपॉन द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। अब देखिए इंडस्ट्री जो ओसाका की इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी रॉ मटेरियल जो इम्पोर्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। कॉटन इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम, यहाँ पे जो कॉटन होता है वो इजिप्ट से इम्पोर्ट किया जाता है, इंडिया से, चाइना से और यूएसए से। इन जगहों से यहाँ पर कॉटन को इम्पोर्ट किया जाता है। फिनिश प्रोडक्ट जो होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। एंड हैज़ अ गुड मार्केट ड्यू टू द गुड क्वालिटी एंड द लो प्राइसेस। और एक अच्छी मार्केट है इसकी क्योंकि इसकी गुड क्वालिटी होती है और लो प्राइस भी है। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज़ इन द कंट्री ऑफ लेट, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अब जो ओसाका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं ओसाका की वो रिप्लेस की जा रही हैं, सच एज आयरन इंडस्ट्रीज से, स्टील इंडस्ट्रीज से, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट। ये सारी हो गई हमारी कॉटन। अब आ गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है कि स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन्फॉर्मेशन का। जैसे दिस इंडस्ट्रीज प्रोवाइड हैज़ बिकम ग्लोबल। दिस इज़ ड्यू टू सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स होते रहते हैं, इसकी वजह से। द मेन फैक्टर्स गाइडिंग द लोकेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर रिसोर्स अवेलेबिलिटी। इसका मेन फैक्टर है कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी होती है, कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम होता है इसमें। द मेजर हब्स ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज़ आर सिलिकॉन वैली। यहाँ पर जो आईटी इंडस्ट्रीज़ के अगर आप मेजर हब की देखें तो एग्जांपल देख लेते हैं आप इसका कि सिलिकॉन वैली है, कैलिफोर्निया है, बेंगलोर है, ये जो, और इंडिया की बेंगलुरु इंडिया, कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली जो कि कैलिफोर्निया में है और बेंगलोर में इंडिया में जो बेंगलोर है वो है। बेंगलोर इज़ लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेट्यू फ्रॉम वेयर इट गेट्स द नेम सिलिकॉन प्लेट्यू। ठीक है, अब बेंगलोर जो है वो आपका डेक्कन प्लेट्यू में इस्टेब्लिश्ड है, लोकेटेड है। तो वहाँ पर जो कि आपको जो डेक्कन प्लेट्यू है उसको हम कभी कभार सिलिकॉन प्लेट्यू भी कह देते हैं। द सिटी इज़ नोन फॉर द माइल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। ये सिटी है इसका जो क्लाइमेट है वो माइल्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर। सिलिकॉन वैली इज़ अ पार्ट ऑफ सांता क्लारा वैली। सिलिकॉन वैली जो है वो एक सेंटा क्लारा वैली जो है उसका पार्ट है, जो कि रॉकी माउंटेन जो नॉर्थ अमेरिका के हैं उनके बगल में है। देन द एरिया हैज़ टेम्परेट क्लाइमेट। यहाँ का जो एरिया को क्लाइमेट जो है वो भी टेम्परेट है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेचर रेयरली यहाँ का जो होता है वो ड्रॉपिंग बिलो द जीरो, कभी कभार ही बड़ी मुश्किल से 0 डिग्री से नीचे जाता है। द लोकेशनल एडवांटेजेस ऑफ सिलिकॉन प्लेट्यूज बेंगलोर एंड सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट पेज। You may notice some similarities. There are other emerging information technology hubs in the metropolitan cities of India such as Mumbai, New Delhi, Hyderabad and Chennai. Other cities such as the Gurgaon, Pune, Thiruvananthapuram, Kochi and Chandigarh are also important centers of the IT industries. However, Bangalore has always had a unique advantage as a city with the highest availability of middle and the top management talent. कुछ अलग भी इंडस्ट्रीज़ हैं अब बेंगलोर के अलावा, जैसे आपकी हो गई नई दिल्ली की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर भी
नई दिल्ली में, हैदराबाद में, चेन्नई में, इन जगह पर भी आपकी ये जो आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी बहुत अच्छे से अब ग्रो कर रही हैं। जैसे तिरुवनंतपुरम, कोची का, चंडीगढ़ का, ये इंपॉर्टेंट आईटी सेक्टर्स है। लेकिन बेंगलोर को आज भी यूनिक एडवांटेज है क्योंकि वहाँ पर हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिल एंड द टॉप मैनेजमेंट टैलेंट आपको मिल जाता है इस वजह से। देन अगर हम बात करें ये तो फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। देन अब ज़रा हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अब इसके पढ़ते चलते हैं एक बार। सारे के सारे डू यू नो देखते हैं इसके क्या हैं डू यू नो में। देखिए अब इधर अगर हम बात करें आपका अभी तक तो कुछ नहीं आया है। देन ज़रा इधर देख लेते हैं डू यू नो। देखिए इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो नोन एज द सनराइज इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज उभर के सामने आ रही होती हैं उनको हम सनराइज इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। दिस इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, वेलनेस हो गई, हॉस्पिटैलिटी हो गई, नॉलेज हो गई। तो ये सारी की सारी हमारी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं। देन स्मेल्टिंग मैंने बता दिया था आपको। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद है ये देखिए द नेम ऑफ द ग्रेट लेक्स आर सुपीरियर। जो नेम होते हैं इनके ग्रेट लेक के वो बहुत सुपीरियर होते हैं। सुपीरियर, हुरोन। देखिए द नेम्स ऑफ ग्रेट लेक्स आर, जो ग्रेट लेक्स के जो नाम हैं कुछ जैसे कि सुपीरियर हो गया, हुरोन हो गया, और ओंटारियो हो गया, मिकीगन हो गया और एरी हो गया। लेक सुपीरियर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ दीज 5 लेक्स। जो सुपीरियर लेक है वो सबसे बड़ा लेक है इन पांचों में से। इट लाई हाइयर अपस्ट्रीम देन द अदर। ये हाइयर अपस्ट्रीम में होता है बाकियों से ज़्यादा। नेम जो सबसे बड़े जो ग्रेट लेक हैं कुछ 5 के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि एक हो गया सुपीरियर, एक हुरोन हो गया, एक ओंटारियो हो गया, एक मिचिगन हो गया और एक एरी हो गया। फिर ग्रेट लेक, सुपीरियर लेक जो है आपका वो बहुत सबसे बड़ा है इन पांचों में। देन उसके बाद हम टेक्सटाइल की बात करें तो जो शब्द टेक्सटाइल है ये आपका लैटिन शब्द से आया, जैसे एक जिसका मतलब होता है टेक्सचर विच मीन्स टू वीव। टेक्सचर टू मीन इसका मतलब होता है वीव। लैटिन शब्द टेक्सचर से आया हुआ है तो जिसका मतलब होता है वीव। ओके। देन उसके बाद अगर हम डू यू नो देखें इधर, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल ऑफ द कंट्री वाज एस्टेब्लिश्ड। जो पहली जो टेक्सटाइल मिल जो इंडस्ट्री की जो इस्टेब्लिश की गई थी वो आपकी 1818 में की गई थी। फोर्ट ग्लोस्टर, इस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट ग्लोस्टर, कोलकाता में फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी 1818 में। बट इट क्लोज डाउन आफ्टर सम टाइम। लेकिन कुछ समय बाद वो अपने आप वो बंद हो गई थी। अब इधर देखें तो अबाउट 1/3 ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टोटल प्रोडक्शन इज़ एक्सपोर्टेड। इंडिया की प्रोडक्शन का बात करें तो करीब 1/3 हिस्सा हमारा एक्सपोर्ट हो जाता है। अगर ये हो गया देन उसके बाद हमारा अगर और देखते हैं कुछ ये डू यू नो में अगर हम देखें तो वाई डू हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज ग्रुप टुगेदर। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो होती है वो एक साथ क्या होती है, जैसे कि दे कैन बी लोकेटेड, क्योंकि दे कैन बी लोकेटेड नियर मेन रोड्स, हाईवेज फॉर इजी firm can benefit from the exchange of knowledge, services and the facilities such as the roads, cars, parks, waste disposals can be organized efficiently। ठीक। इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप बेंगलोर में मीन्स टू लूज वंस जॉब टू समवन इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु। बीइंग बेंगलोर मीन्स टू लूज वंस जॉब टू समवन in the city of Bangalore. A few years ago, many IT jobs in the USA were outsourced to countries like India, where equally skilled laborers was available at lower salaries. देन ये ही था हमारे इस वाले चैप्टर में। तो आपको जैसा भी लगा हो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बाकी अगला चैप्टर के साथ हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।